नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है उत्कृष्ट त्रिपाठी। तो आज हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट के विंग के बारे में। देखिए, एयरक्राफ्ट के विंग के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं, इसमें हमें क्या क्या देखना है। इसमें हमें देखना है कि एयरक्राफ्ट के विंग कितने तरह की होती है, एयरक्राफ्ट का विंग काम क्या करता है और किस मटेरियल का बना होता है। मैं इसलिए ये चीज़ आपको बता रहा हूँ ताकि आप अगर कोई एयरक्राफ्ट देखो, कोई प्लेन देखो, तो आप ये बता सकते हो कि इस प्लेन का ये विंग इस शेप का क्यों है, और आपको ये इसमें बहुत सारी नॉलेज भी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि एयरक्राफ्ट के विंग का काम समझिए कि एयरक्राफ्ट का विंग काम क्या करता है। इससे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी, कोई भी एक चिड़िया है, अगर आप उसका पंख काट दोगे तो क्या वो उड़ पाएगी? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं उड़ पाएगी। तो उसी तरह से एक काम करता है एक एयरक्राफ्ट का विंग। विंग को भी अगर काट दिया जाए, अगर एयरक्राफ्ट का विंग काट दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, तो भी एयरक्राफ्ट उड़ नहीं पाएगी। तो इसका मेन काम क्या है? देखिए, चिड़िया का पंख से आप अगर एयरक्राफ्ट के विंग का कंपैरिजन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि चिड़िया का पंख जो है उसके उड़ने के लिए यानी लिफ्ट प्रोवाइड करता है, तब वो उड़ पाती है। इसके अलावा आपने चील को देखा होगा। चील क्या करती है? जब भी अपना निशाना साधती है तो वो उड़ती नहीं है, वो ग्लाइड करती है। दूसरा काम क्या हो गया एयरक्राफ्ट के विंग का? ग्लाइड करना। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम ये है कि किसी भी चिड़िया को उसके पंख स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो तीसरा काम क्या हो गया एयरक्राफ्ट के विंग का? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। तो क्या क्या आया यहाँ पे? लिफ्ट प्रोवाइड करता है, ये ग्लाइड प्रोवाइड करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी एयरक्राफ्ट का विंग। तो ये आप समझ गए एयरक्राफ्ट के विंग का काम क्या होता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के विंग में फ्यूल भी स्टोर किया जाता है। ओके, तो ये एक प्लेन का कंस्ट्रक्शन है। ये आप ग्रे कलर से जो देख पा रहे हो, ये है एयरक्राफ्ट की विंग। ओके, इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड क्या होती है। मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारी इसी स्पीड के ऊपर है। देखिए, हर प्लेन अलग अलग स्पीड से उड़ता है। अगर वो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट होगा तो वो किसी और स्पीड से उड़ेगा। फाइटर जेट बहुत हाई स्पीड में उड़ते हैं, तो सभी की स्पीड अलग अलग होती है। मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर होता है रेशियो ऑब्जेक्ट की स्पीड का और स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो जो होता है वो मैक नंबर होता है। 1 मैक में कितना किलोमीटर पर आवर होता है? तो ये होता है 1234.8 किलोमीटर पर आवर एक मैक में। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? तो 343 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड होती है। कोई भी स्पीड या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट की स्पीड को सबसोनिक कब कहेंगे? जब मैक नंबर 1 से कम होगा तो वो सबसोनिक होगा, मैक नंबर 1 के इक्वल होगा तो ट्रांससोनिक होगा, सुपरसोनिक 1 से ज़्यादा होगा और हाइपरसोनिक अबव 5 मैक नंबर होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। फैक्टर अफेक्टिंग डिज़ाइन ऑफ विंग। ओके, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो विंग के डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं? जैसे कि मैं आगे बताऊंगा, जो शेप्स हैं वो क्यों अलग अलग होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए देखिए, मैं फिर एक बार चिड़िया का एक कंपैरिजन कर रहा हूँ। जैसे कि चील के पंख, कबूतर के पंख, तोते के पंख, बत्तख के पंख, मुर्गी के पंख, सबके अलग अलग होते हैं, सबका शेप अलग अलग होता है और सबका काम भी अलग होता है। उसी तरह से जो एक एयरक्राफ्ट का विंग होता है वो डिपेंड करता है कि एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ और लैंडिंग स्पीड है कितनी। वो इस बात पे डिपेंड करता है किस रेट ऑफ क्लाइंब से वो जा रहा है, यानी कि एक सेकंड में वो कितनी हाइट अचीव कर रहा है, कितना फिट हाइट जा रहा है एक सेकंड या एक मिनट या एक घंटे में। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि विंग की डिज़ाइन कैसी होगी। किस तरह का एरोप्लेन है? क्या वो कार्गो एरोप्लेन है? क्या वो कॉमर्शियल एरोप्लेन है? क्या वो फाइटर एरोप्लेन है? तो इस पे भी ये डिपेंड करता है। और इसके अलावा साइज़ और वेट पे भी विंग उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका एयरक्राफ्ट हल्का है, भारी है या बहुत भारी है। उस पर भी विंग की डिज़ाइन डिपेंड करती है। ओके, तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो विंग के डिज़ाइन को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम मटेरियल के बारे में अगर देख लें तो मटेरियल में मोस्टली एल्युमिनियम एलॉयज़ का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम एलॉयज़ बहुत हल्के होते हैं। हमें क्या होता है, एक प्लेन की डिज़ाइनिंग जब भी आप करते हो तो उसमें आपको यही चाहिए होता है कि प्लेन हल्की हो, जिससे कि फ्यूल का कंजम्पशन कम से कम हो सके, क्योंकि एयरप्लेन का फ्यूल बहुत महंगा आता है। तो कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं? एल्युमिनियम एलॉयज़,
उसके अलावा वुड कवर्ड विद फैब्रिक, कार्बन फाइबर, कंपोजिट मटेरियल, मैग्नीशियम अलॉय। इसके अलावा टाइटेनियम भी यूज़ होता है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड यूज़ है, बहुत महंगा होता है टाइटेनियम इसलिए। अब विंग के कितने टाइप होते हैं, तो मेनली 9 टाइप के होते हैं, उसके बारे में चलिए आगे देखते हैं। पहला होता है रेक्टेंगुलर विंग। रेक्टेंगुलर विंग का आप शेप देख सकते हो, कुछ इस तरह से होता है और प्लेन भी कंस्ट्रक्शन कुछ उसकी सिंपल होती है। इसका मतलब है कि ये कंस्ट्रक्शन वाइज बहुत सिंपल होता है। अगर सिंपल कंस्ट्रक्शन है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो लागत है वो भी कम आएगी और मैन्युफैक्चरेबिलिटी भी आसान होगी, इजली वो मैन्युफैक्चर किया भी जा सकता है। स्मॉल प्लेन में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये एरोडायनेमिकली इनएफिशिएंट है, एफिशिएंसी इसकी एरोडायनेमिकली अच्छी नहीं है, इसलिए इसको छोटे प्लेन में यूज़ करते हैं। इलिप्टिकल की अगर बात करें तो ये एरोडायनेमिकली बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि इसकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी बहुत पुअर होती है, इसकी स्पेशल डिज़ाइन करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि लो ड्रैग होता है। देखिए किसी भी प्लेन में अगर ड्रैग मिनिमम है तो वो एरोडायनेमिकली इफ़िशिएंट होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है कि ड्रैग मिनिमम होगा। ड्रैग मिनिमम होगा तो फिर फ्यूल का कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगा। ओके, और इलिप्टिकल डिज़ाइन होने के पीछे इसका एक मेन रीज़न और है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लैंडिंग गियर इसमें माउंट की जा सकती है। ओके, अगली जो आती है वो होती है टेपर्ड विंग। टेपर्ड विंग क्या है कि रेक्टेंगुलर विंग जो है उसी का एक मॉडिफिकेशन है टेपर्ड विंग। ओके, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लें तो ये मॉडिफिकेशन किसकी है, रेक्टेंगुलर विंग की मॉडिफिकेशन है। इफ़िशियंसी और मैन्युफैक्चरेबिलिटी भी इसकी ठीक ठाक होती है। अगला आता है डेल्टा विंग। इसको सबसे मज़ेदार है पढ़ना। डेल्टा विंग एक ट्रायंगुलर शेप का होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि एस्पेक्ट रेशियो जो होता है होता है, बहुत लो एस्पेक्ट रेशियो होता है। अब ये एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, अगर एस्पेक्ट रेशियो आपको जानना है तो ये होता है रेशियो किसका, विंग स्पैन का, यानी विंग की जितनी चौड़ाई है इसके अलावा उसकी जो जितनी विड्थ है, कॉर्ड जो है, अगर उसको डिवाइड कर देंगे, यानी विंग स्पैन डिवाइड बाय कॉर्ड इज इक्वल्स टू लो एस्पेक्ट रेशियो, तो इसका एस्पेक्ट रेशियो भी कम होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसकी चौड़ाई, इसका जो विंग स्पैन है वैसे भी कम है और चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, तो अगर आप डिवाइड करोगे तो एस्पेक्ट रेशियो कम आएगा। ओके, ये इसकी सबसे खास बात बनाती है इसको कि ये सबसोनिक, सुपरसोनिक, ट्रांससोनिक, हाइपरसोनिक सारे स्पीड पे ये कॉम्पेटेबल होता है, यानी हर स्पीड पे इसकी इफ़िशियंसी बहुत बेटर होती है, सबसे बेस्ट होती है। और इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें मैन्युवरेबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मैन्यूवर हो सके। अब ये मैन्युवरेबिलिटी क्या होती है, मैन्युवरेबिलिटी होती है कि कोई भी एयरक्राफ्ट आपने देखा होगा, अगर कहीं एयर शो होता है तो आपने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट लूप बनाता है, रोल करता है, अचानक बहुत कम समय में मुड़ जाता है, परपेंडिकुलर टेक ऑफ आपने सुना होगा, और कई तरह से मैनूवर होते हैं, मतलब वो इजीली इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में बहुत कम टाइम में जा सकता है, तो वो होता है मैन्युवरेबिलिटी। ओके, और इसके अलावा इसमें विंग की जो लोडिंग होती है वो कम हो जाती है। ओके, विंग की लोडिंग जो होती है इसमें कम होती है और ये बहुत इफ़िशियंट होता है। इसमें आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल भी स्टोर कर सकते हो। इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस भी क्या होती है, कम होती है, आप आराम से इसको मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो। लेकिन इसका डिसएडवांटेज जो है, इसमें लो एस्पेक्ट रेशियो होने की वजह से ड्रैग बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी फाइटर प्लेन होता है उसमें फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। एक तो मेन रीज़न होता है ड्रैग, और दूसरी चीज़ होती है कि इसमें थ्रस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इसको सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ाने के लिए इसको थ्रस्ट भी ज़्यादा चाहिए होता है, और इसमें फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत हाई रेट से होता है। ओके, इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि एक होता है सिंगल डेल्टा विंग और एक होता है डबल डेल्टा विंग। तो ये क्या है कि सिंगल डेल्टा और डबल डेल्टा क्या है कि जैसे मिराज आपने देखा होगा, मिराज 2000, डैसॉल्ट मिराज 2000, इसका जो आप विंग का शेप देख रहे होंगे ये परफेक्टली ट्रायंगुलर शेप का दिखता है। लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई है LCA तेजस एयरक्राफ्ट, तो इसके विंग को आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे 2 डायरेक्शन में आपको विंग जाता हुआ दिखेगा। तो ये क्या है कि इसको बोलते हैं डबल डेल्टा विंग। ओके, तो ये थी फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। इसके अलावा ट्रेपेजॉइडल विंग होती है। आपने
F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग और F-16 का नाम सुना होगा। इन सब का शेप आप देखोगे तो ये आपको एक ट्रेपेजॉइडल शेप का दिखेगा। लॉकहीड मार्टिन इसको बनाती है। इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी होती है ये कम होती है। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी यही है कि आप देखोगे कि तेजस की या फिर सुखोई की मैन्यूवरेबिलिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है, लेकिन यही जो आपका रैप्टर्स हैं उसमें आपकी मैन्यूवरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, लेकिन इसमें आउटस्टैंडिंग फ्लाइट परफॉर्मेंस होती है, यानी फ़्लाइट के दौरान इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर होती है। और सुपरसोनिक फ़्लाइट में आप ईज़िली उड़ सकते हो। और इसके अलावा क्या है कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है, यानी इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी ठीक है। विंग की लोडिंग क्या होती है कि इसमें हाई होती है। यही हमारी किसमें जो डेल्टा विंग होती थी इसमें विंग की लोडिंग बहुत कम होती थी। डिसएडवांटेज मैंने बताया कि इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत कम होती है। और जो रैप्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है, मोस्टली कौन यूज़ करता है सबसे ज़्यादा, और है किसके पास, तो ये है आपके यूएसए के पास। लॉकहीड मार्टिन इसको बनाती है। इसके अलावा उगाई विंग है। उगाई विंग आपने एक कॉन्कॉर्ड का नाम सुना होगा, जो ऐसी कॉमर्शियल प्लेन थी जो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ती थी। ओके, तो बहुत हाई स्पीड एयरक्राफ्ट में उगाई विंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि ड्रैग कम होता है, सुपरसोनिक स्पीड पे भी इसमें ड्रैग कम होता है। विंग जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है और इसकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी भी डिफ़िकल्ट होती है, जो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। खैर ये तो प्लेन अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। स्वेप्ट बैक विंग, आपने कभी कॉमर्शियल प्लेन में आप जा रहे होंगे तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि विंग जो होती है किनारे साइड से थोड़ी उठी हुई होती है। इसके उठे होने का, ऊपर जाने का, बैक साइड में होने का भी एक रीज़न होता है। क्या कि यहाँ पे टर्ब्यूलेंस क्रिएट ना हो। यहाँ पे अगर टर्ब्यूलेंस क्रिएट नहीं होगा तो यहाँ पे ये प्लेन आराम से उड़ सकती है और लैंडिंग और टेक ऑफ के समय इसको कहीं भी अनस्टेबल नहीं होगी। इसीलिए इसकी जो विंग होती है वो पीछे के डायरेक्शन में होती है। यहाँ पे ड्रैग कम हो जाता है, टर्ब्यूलेंस कम हो जाता है और ट्रांससोनिक स्पीड पे भी फ्लाइट आराम से उड़ सकती है। हाई स्पीड होती है कमर्शियल एयरक्राफ्ट में, जैसे मैंने बताया आपको, कभी आप प्लेन में बैठना तो देखिएगा यहाँ पे जो विंग का सबसे लास्ट पॉइंट होता है वो ऊपर की ओर उठा होता है और कुछ प्लेन्स में यहाँ 2 पार्ट में बढ़ जाता है ये कुछ इस शेप में। तो ये क्या करता है, टर्ब्यूलेंस को रिड्यूस करता है। इसके अलावा क्या आता है, एक आपने देखा होगा, हाँ ये है आपका सुखोई का Su-47 है शायद, Su-47। इसमें क्या है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको विंग देखने को मिलेगी। ओके, स्वेप्ट बैक विंग। इसके अलावा होती है वेरिएबल स्वीप विंग। वेरिएबल स्वीप विंग में क्या होता है कि इसको बहुत कई रेंजेस से आप उड़ा सकते हो। आप चाहे सुपरसोनिक से उड़ाओ, आप चाहे सबसोनिक पे उड़ाओ, चाहे ट्रांससोनिक पे उड़ाओ। इसकी जो विंग होती है ना ये अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, यानी ये पीछे भी जा सकती है, ये आगे भी जा सकती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इसकी सीरीज़, यानी आप किसी भी स्पीड पे इसको उड़ा सकते हो, जो इसको सबसे खास बनाता है। इसकी डिसएडवांटेज बस यही है कि इसकी जो मैकेनिज़्म होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। तो थैंक यू दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।